दोस्तों, पिछली कहानी में आपने देखा कि निर्माण और उसके मम्मी पापा ने अपने घमंड में निर्माण के लिए आए एक से एक अच्छी लड़कियों का रिश्ता नामंजूर कर दिया था। और फिर निर्माण ने मजबूर होकर मैट्रिमोनियल साइट के ज़रिए एक सृजन नाम की लड़की से शादी कर ली थी, जिसका बैकग्राउंड उसने बिल्कुल भी चेक नहीं किया था। असल में तो सृजन कहीं से भी निर्माण के लायक नहीं थी, लेकिन निर्माण के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। शादी के 1 महीने बाद ही सृजन ने निर्माण और उसके मम्मी पापा के ऊपर घरेलू हिंसा और दहेज उत्पीड़न का केस लगा दिया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आइए देखते हैं आगे क्या हुआ। जल्द ही निर्माण के पास सृजन के द्वारा किए गए केस की वजह से कोर्ट का भेजा गया नोटिस पहुंच चुका था, जिसे देखकर निर्माण और उसके मम्मी पापा काफ़ी परेशान थे। सृजन ने काफ़ी गंभीर आरोप लगा रखे थे निर्माण और उसके परिवार के ऊपर, जबकि निर्माण और उसके मम्मी पापा ने सृजन के घर वालों से किसी दहेज की मांग नहीं की थी और ना ही उन्होंने सृजन को किसी भी तरह से परेशान किया था। पता नहीं क्या क्या झूठ सच लिखवा रखा था सृजन ने। निर्माण और सृजन की अगली मुलाकात कोर्ट में हुई, जहां पर उन्हें आपस में विचार विमर्श और समझौता करने के लिए बैठाया गया। साथ में दोनों के वकील भी थे, लेकिन सृजन कुछ भी समझौते करने को तैयार नहीं थी। उसका एक ही कहना था कि निर्माण और उसके परिवार ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, बातें बहुत ख़राब हो चुकी हैं और अब वह निर्माण के साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। निर्माण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि सृजन इस तरह की हरकत क्यों कर रही है। उसके बाद निर्माण ने जोड़ तोड़ लगाकर सृजन द्वारा लगाए गए इल्ज़ामों की लिस्ट निकलवाई, जो उसने अपनी रिपोर्ट पर लिखवाई थी, और वह देखकर निर्माण के हाथ पैर फूल गए। सृजन ने उसमें दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा के अलावा निर्माण के ऊपर जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप, उसके पिता द्वारा अपने ऊपर गलत तरीके से नज़र रखने का आरोप और भी पता नहीं क्या क्या गंदे आरोप लगा रखे थे, जिसे देखकर निर्माण और उसके मम्मी पापा हैरान हो गए। सृजन इतना नीच हो सकती है, यह किसी ने नहीं सोचा था। अब निर्माण को अच्छे से समझ में आ चुका था कि वह सृजन के जाल में फंस चुका है और सृजन ने सिर्फ और सिर्फ निर्माण के पैसों के लिए उससे शादी की है और वह एक ऑनलाइन शादी के ठगी का शिकार हो चुका है। अब तक उसने यह सब कुछ सीरियल और फिल्मों में देखा था, लेकिन आज उसके खुद के साथ यह सब कुछ हो चुका था। इन 1 महीनों में निर्माण सृजन से सच्चा प्यार करने लगा था, पर सृजन, उसने तो सिर्फ प्यार करने का दिखावा किया था और अब वह अपना असली मकसद पूरा कर रही थी। खैर, सृजन तो किसी भी समझौते के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए अब निर्माण और सृजन अपने अपने घर जा चुके थे। निर्माण की बहनों ने भी सृजन को फ़ोन करके समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उनसे भी यही बोल रही थी कि उसके साथ बहुत गलत हुआ है। वह उन्हें कोई सबूत नहीं देना चाहती थी, इसलिए जो झूठ वह बोल रही थी उसी झूठ को लगातार दोहरा रही थी, ताकि कोई उसकी वॉइस रिकॉर्ड ना कर ले कि उसने यह सब कुछ झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। सृजन के खिलाफ कहीं से कोई सबूत नहीं मिल रहा था। जब भी कोई सृजन से फ़ोन पर बात करता या आमने सामने बात करता, वह यही बोलती कि निर्माण और उसके मम्मी पापा ने उसके साथ बहुत गलत किया है। इधर निर्माण को तो अच्छे से समझ में आ चुका था कि सृजन और उसके घर वाले ठग हैं, इसलिए निर्माण ने फटाफट से अपने कमरे को अच्छे से चेक किया तो उसकी हालत और ख़राब हो चुकी थी। सृजन खुद तो कुछ गहने लेकर आई नहीं थी, लेकिन निर्माण के घर से जितने गहने सृजन को चढ़ाए गए थे, वह सारे गहने लेकर सृजन चली गई थी। मतलब वह पहले से तैयारी में थी कि उसे अब वापस नहीं आना है। खैर, निर्माण के वकील ने बोल दिया कि उन गहनों पर आप दावा भी नहीं कर सकते, क्योंकि शादी पर चढ़ाए गए गहने स्त्रीधन हो जाते हैं और उन पर सृजन का ही हक है। लेकिन सृजन अपने गहनों के साथ साथ निर्माण की भी सोने की चेन और अंगूठियाँ, जो कि निर्माण अक्सर अपने ड्रॉर में रखता था, अपने साथ लेकर चली गई थी, जो कि उसके नहीं थे। तब निर्माण ने अपनी अलमारी चेक की, जिसमें अक्सर वह कुछ कैश रखता था, लेकिन वहाँ पर भी कोई कैश नहीं था। यह सब कुछ देखकर निर्माण की मम्मी ने फटाफट से अपनी अलमारी चेक की तो उनकी हालत ख़राब हो गई। सृजन ने उनकी अलमारी भी खाली कर दी थी, उनके भी सारे गहने और कैश गायब थे। मतलब सृजन ने घर से जाने से पहले जितना सामान वह ले जा सकती थी लेकर निकल गई थी, और अब इस बात को 1 महीना बीत चुका था। अगर अब वह अपने गहनों और कैश को लेकर पुलिस कंप्लेंट करते भी तो पुलिस वाले यही बोलते कि अब क्योंकि बहू के साथ केस मुकदमा चल रहा है तो यह उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसलिए अब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने से भी कोई फ़ायदा नहीं था। बुरी तरह से फंस चुके थे निर्माण और उसके मम्मी पापा। निर्माण की बहनों ने 2-3 बार कोशिश की सृजन को समझाने की,
तो इनडायरेक्टली सृजन ने हिंट कर दिया था कि अगर वह उनके मामले में पड़ेंगी तो वह उन्हें भी इस कोर्ट कचहरी के मामले में घसीट लेगी और उनके ऊपर भी कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देगी। इसलिए निर्माण ने खुद ही अपनी बहनों को मना कर दिया और बोला, हम तो मुसीबत में फंस ही चुके हैं, अब तुम लोग इससे दूर रहो। यह बहुत नीच और गंदी लड़की है और बहुत ही घटिया घर से आई है। खैर, कुछ दिनों के बाद निर्माण के वकील ने दोनों को समझाया कि आपसी समझौते से अपने मसले कोर्ट के बाहर सुलझा लो, उसमें तुम दोनों की भलाई है, वरना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होता रहेगा और इस समस्या का समाधान कभी नहीं निकलेगा। निर्माण के वकील ने साफ कह दिया था कि सृजन जो पैसा मांगती है उसे दे दो और उससे किनारा करो, इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम लोग बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। निर्माण के वकील ने दोनों की मीटिंग बुलाई, जहां पर सृजन ने निर्माण से लगभग 50 लाख रुपए की डिमांड रखी, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम थी। इतनी बड़ी रकम सुनकर निर्माण की हालत ख़राब हो गई और उसने बोला, मैं 50 लाख रुपए तुम्हें कहाँ से दूंगा और किस बात के दूंगा? 1 महीने रही हो तुम मेरे साथ शादी के बाद, या तो अच्छा बिजनेस है कि शादी करो, 1 महीना साथ रहो और एक मोटी रकम लेकर निकल जाओ, और साथ में तुम कम से कम 15-20 लाख के गहने और कैश लेकर भी भागी हो। बहुत अच्छा बिजनेस बना रखा है तुम लोगों ने। तो सृजन हंसने लगी और बोली, हाँ तो दिमाग है तभी तो कमा रही हूँ। मेरी डील मैंने तुम्हें बता दी, अगर मंजूर है तो मैं तलाक के पेपर पर साइन करने को तैयार हूँ, वरना फिर कोर्ट में मिलेंगे, कहकर सृजन वहाँ से निकल गई। निर्माण की हालत खराब हो चुकी थी। निर्माण के वकील ने बोला, तुम बुरी तरह से फंस चुके हो, अगर कोर्ट कचहरी में फंसोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी के 4-5 साल बर्बाद समझो, साथ ही साथ तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पैसा सब डूबता जाएगा और तब तक तुम्हारी उम्र इतनी हो जाएगी कि फिर तुम कभी ज़िंदगी बसाने के बारे में सोच नहीं पाओगे। निर्माण ने बोला, मैं उसके लिए तैयार हूँ, लेकिन इस सृजन को मैं एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी बर्बाद होती है तो हो जाए, लेकिन मैं इसे अपने कमाई में से कुछ नहीं देने वाला। वकील ने बोला, वह सब तो ठीक है, पर यह केस लंबा खींचेगा, लेकिन इस सृजन ने तुम्हारे और तुम्हारे पापा के ऊपर जो घटिया इल्ज़ाम लगाया है ना, अगर वह साबित कर दिया ना तो तुम दोनों जेल के अंदर जाओगे और तुम्हारी ज़मानत करवानी भी मुश्किल हो जाएगी। बहुत सोच समझ कर साजिश की है इसने, इसलिए इससे पीछा छुड़वाने में ही तुम लोगों की भलाई है। उसे भी पता है कि तुम इतनी आसानी से पैसे नहीं दोगे, इसीलिए तो उसने यह घटिया इल्ज़ाम तुम्हारे और तुम्हारे पापा के ऊपर लगा रखा है, और अगर तुम उसे समझौता करके पैसे दे दो तो वह अपना केस वापस ले लेगी। निर्माण को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस चुका था वह। खैर, कोर्ट की अगली तारीख आने में अभी वक्त था, इसलिए निर्माण ने सोच लिया था कि वह सृजन के बारे में कुछ ना कुछ सबूत तो खोज कर निकालेगा ही, और खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। जबकि निर्माण के परिवार वाले चाहते थे कि कुछ भी करके उस सृजन को पैसे देकर उससे जल्द से जल्द पीछा छुड़ा लेने में ही सबकी भलाई है, वरना वह नीच लड़की पता नहीं और क्या क्या करेगी। लेकिन निर्माण बुरी तरह से टूट चुका था और उसने सोच लिया था कि उसके साथ तो सृजन ने गलत कर दिया, पर अब वह सृजन जैसी लड़की को और किसी के साथ कुछ गलत नहीं करने देगा, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि जैसे ही सृजन और उसका तलाक होगा, सृजन अपना अगला शिकार फंसाने के लिए निकल पड़ेगी, क्योंकि यही उसका धंधा था, और फिर उसके जैसा कोई और लड़का उसके जाल में फंस जाएगा। शायद इसके पहले भी उसने किसी के साथ ऐसा किया हो। निर्माण बुरी तरह से टूट गया था, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह वक्त टूटने का नहीं है, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का है और सृजन को उसकी औकात दिखाने का है। और निर्माण अपने काम में लग गया। निर्माण ने सोचा कि जो पैसा वह सृजन को देकर बर्बाद करेगा, उन्हीं पैसों से वह सृजन की पोल पट्टी खोलेगा, और उसने एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया, शहर के सबसे बड़ा डिटेक्टिव, जिसकी फीस बहुत ज़्यादा थी। वह एक एक सबूत देने के लाखों लेता था, पर हाँ, सबूत पक्की ला कर देता था। निर्माण ने सोच लिया था कि वह लाखों फूंक देगा, लेकिन इस सृजन को छोड़ेगा नहीं, और उसने डिटेक्टिव से सबसे पहले सृजन के घर खानदान के बारे में पता करने को कहा। डिटेक्टिव ने उसे 2 दिन में सारी जानकारी देने का वादा किया, और 2 दिन बाद डिटेक्टिव ने निर्माण को बता दिया कि सृजन के घर परिवार में उसके दादा दादी, ताऊ ताई, मामा मामी सब हैं, लेकिन सृजन की माँ बहुत ही चालबाज और ठग किस्म की औरत है और हमेशा दूसरों के साथ धोखेबाजी करके उनसे पैसों की ठगी करती थी। जब तक सृजन के पिता जिंदा थे, वह उसकी मां को काबू में रखते थे,
लेकिन उसके पिता की मृत्यु के बाद सृजन की माँ बिल्कुल बेकाबू हो चुकी थी और वह मोहल्ले में कई लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे निकलवाने लगी थी। उनसे पैसों को डबल करने वाली स्कीम में लगाने की बात करके उनके पैसे वह हड़प लेती थी और कभी वापस नहीं करती थी, जिसकी वजह से लोग उनके घर पर आकर रोज़ लड़ाइयाँ करते थे और इस वजह से घर परिवार की बहुत बदनामी हो रही थी। इसलिए सृजन के दादा दादी ने उन्हें अपने घर से जाने के लिए बोल दिया और उन्हें उनका हिस्सा दे दिया, जिसे सृजन की माँ ने उसी वक्त बेच दिया था और पैसे लेकर वहाँ से निकल गई थी। सृजन के ननिहाल वालों ने भी सृजन की माँ के इस घटिया हरकत की वजह से उन लोगों से सारे नाते रिश्ते तोड़ दिए थे। उसके पापा की कोई सरकारी नौकरी नहीं थी जिसकी कि पेंशन आती थी, बल्कि सृजन की माँ अपने इस गलत धंधों से ही पैसे कमाती थी। यह सब कुछ सुनकर निर्माण और उसके माता पिता की हालत खराब हो गई। मतलब कि माँ ही इतनी घटिया थी, तभी बेटी को इतनी बेकार शिक्षा दी है और अपने जैसा बना दिया है। उसके बाद निर्माण ने सृजन की बहन का बैकग्राउंड पता करवाने के लिए बोला, तो पता चला कि सृजन की बड़ी बहन ने भी शादी के बाद अपने ससुराल वालों को बहुत परेशान किया था। उसकी बहन के ससुराल में सिर्फ उसके सास ससुर थे, उसके कोई देवर ननंद जेठ वगैरह नहीं थे, क्योंकि उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसकी बहन ने अपने सास ससुर की सारी संपत्ति धोखे से अपने नाम करवा ली थी और अपने सास ससुर को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया था और अपने पति के साथ आराम से अपने सास ससुर की संपत्ति पर ऐश कर रही थी। शायद यही सब कुछ सोचकर सृजन ने भी निर्माण से शादी की होगी कि वह धोखे से सब कुछ अपने नाम करवा लेगी और उसके मम्मी पापा को किनारे कर देगी। लेकिन निर्माण के घर में यह पॉसिबल नहीं था, क्योंकि निर्माण के पापा अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और अपना बिजनेस संभालते थे। साथ ही साथ निर्माण अकेला भी नहीं था, उसकी दो बहनें भी थीं, तो उसके घर में यह सब कुछ बिल्कुल भी आसान नहीं था। इसलिए नया तरीका निकाला होगा सृजन ने दौलत हड़पने का। यह सब कुछ सुनकर निर्माण और उसके मम्मी पापा को बहुत अच्छे से समझ में आ चुका था कि वह एक बहुत ही नीच घटिया परिवार के जाल में फंस चुके हैं। निर्माण सृजन के दादा दादी से भी मिलने के लिए गया, उन्हें सारी सच्चाई बताने के लिए, लेकिन उन लोगों ने बोल दिया, हमारा सृजन और उसकी माँ से कोई लेना देना नहीं, उसने सिवाय बदनामी के हमें कुछ नहीं दिया। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हम उसे अपने घर की बहू बनाकर ले आए थे। अब उसने क्या किया, कैसे किया, यह तुम लोग जानो। हमने बहुत पहले ही उससे अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए हैं। निर्माण सृजन के ननिहाल भी गया था, लेकिन सृजन के मामा मामी का भी यही कहना था कि हमने अपनी बहन से अपने सारे रिश्ते खत्म कर लिए हैं, क्योंकि वह बहुत ही नीच और घटिया किस्म की औरत है और उससे रिश्ता रखने का मतलब सिवाय बदनामी के कुछ नहीं मिलेगा। शायद अब उसने अपनी बेटियों को भी अपने जैसा ही बना दिया है। हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, हमारा दूर दूर तक उससे कोई नाता नहीं है। मतलब कि निर्माण बुरी तरह से फंस चुका था। सृजन के दीदी के ससुराल में तो कोई था ही नहीं जिससे कि निर्माण किसी मदद की उम्मीद रखता, लेकिन निर्माण इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने डिटेक्टिव से बोला, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मुझे सृजन की एक एक इन्फॉर्मेशन ला कर दो। वह क्या करती है, किससे मिलती है, कहाँ आती जाती है, सब कुछ, उसके कॉल डिटेल्स वगैरह सब कुछ। कोई ना कोई सबूत तो मुझे ज़रूर मिलेगा जो मुझे इसके जाल से निकलने में मदद करेगा। और फिर डिटेक्टिव ने सृजन की जासूसी करनी शुरू की और 2 दिन में सृजन के 1 साल का पूरा रिकॉर्ड निर्माण के आगे रख दिया, जिसे देखकर निर्माण अपना सर पकड़कर बैठ गया। बहुत बड़े जाल में फंस चुका था निर्माण। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसकी पत्नी इतनी नीच और घटिया हो सकती है, वह सपने में भी नहीं सोच सकता था। सृजन के कॉल रिकॉर्ड में कई लड़कों के नंबर मिले थे। साथ ही साथ उसकी बैंक डिटेल में काफ़ी मोटी रकम के ट्रांजैक्शन हुए थे। जो लड़की कोई नौकरी नहीं करती, उसके अकाउंट में इतने पैसे और इतने बड़े बड़े अमाउंट का लेन देन। साथ ही साथ ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा शराब ऑर्डर की जाती थी सृजन के द्वारा, मतलब कि वह शराब भी पीती थी। और जो सबसे ज़्यादा झटके वाली बात निर्माण को पता चली थी, सृजन की दीदी का ब्यूटी पार्लर, वह सिर्फ नाम का ब्यूटी पार्लर था। वहाँ ब्यूटी पार्लर के नाम पर कुछ और ही होता था और वहाँ मसाज के नाम पर गलत काम किया जाता था, जिसमें सृजन अपनी दीदी की पार्टनर थी। सृजन उस पार्लर में मसाज के नाम पर कॉल गर्ल का काम करती थी और इसलिए दोनों बहनें इसके जरिए मोटा पैसा कमाती थी। यह सब कुछ सृजन की मम्मी की जानकारी में था और शायद उनकी सह पर ही हो रहा था। जब माँ ही गलत थी और पैसों के लिए कोई भी गलत काम करने को तैयार रहती थी, तो वह बेटियों को सही शिक्षा कैसे देती। उनके लिए तो सब कुछ पैसा ही था।
और पैसा कमाने के लिए यह माँ बेटी कुछ भी करने को तैयार थी। और शायद एक मोटी रकम एक बार में कमाने के लिए इन्होंने निर्माण को फंसाया था। सृजन के अकाउंट में काफ़ी मोटी मोटी रकम के ट्रांजैक्शन होते आए थे। डिटेक्टिव ने यहाँ तक बता दिया था कि यह दोनों बहनें बहुत से अमीर पुरुषों की अश्लील फ़ोटो और वीडियो धोखे से शूट कर लेती हैं और फिर उसके ज़रिए भी उन्हें ब्लैकमेल करके उनसे मोटी रकम निकलवाती हैं। यह सब कुछ सुनकर निर्माण और उसके परिवार वाले अपना सर पकड़कर बैठ गए थे। सारे सबूत मिल चुके थे उन्हें, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। सृजन के अकाउंट में लाखों रुपए थे जो कि बिना किसी नौकरी के आए थे, और कैसे आए थे सबको समझ में आ चुका था क्योंकि जासूस ने पक्के सबूत दे दिए थे कि सृजन एक कॉल गर्ल थी। यह सब जानने के बाद निर्माण बहुत टूट चुका था। क्या इज्जत रह गई थी उसकी? उसकी पत्नी एक कॉल गर्ल है। कल को अगर यह बात फैलेगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उसकी? डिटेक्टिव ने इतने सबूत लाकर दिए थे निर्माण को कि अगर वह सारे सबूत कोर्ट में पेश करता तो बहुत आसानी से सृजन और निर्माण का तलाक हो जाता और उसे कुछ भी देना नहीं पड़ता सृजन को। लेकिन निर्माण अपनी बदनामी नहीं करना चाहता था, इसलिए वह कोर्ट के बाहर ही सृजन से अपना पीछा छुड़ाना चाहता था और उसने फिर सृजन को मिलने के लिए बुलाया। इस बार जब सृजन उससे मिलने के लिए आई तो निर्माण ने उसे एक जोरदार तमाचा लगा दिया और बोला, तुम इतनी नीच और घटिया हो सकती हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ, मुझे लगा था कि तुमने पैसों के लिए मुझसे शादी की है, लेकिन तुम एक कॉल गर्ल हो। सुनकर सृजन हैरान हो गई। निर्माण को कैसे पता चल गया कि वह क्या काम करती है? निर्माण ने बोला, तुम्हारा एक एक कच्चा चिट्ठा मेरे आगे खुल चुका है और अब अगर मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुमसे तलाक ले सकता हूँ। कुछ नहीं कर पाओगी तुम, तुम्हारे खिलाफ सारे पक्के सबूत हैं मेरे पास। इससे अच्छा होगा कि तुम कोर्ट के बाहर ही मुझसे समझौता कर लो और तलाक के पेपर साइन कर दो और मेरे घर से जो कुछ भी जेवर और कैश चुरा कर ले गई हो सब मुझे वापस कर दो। पैसे तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, बल्कि जो माल मेरे घर से हड़प कर ले गई हो वह सब मुझे वापस चाहिए। सृजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह बहुत घबराई हुई थी क्योंकि उसका सारा काला चिट्ठा खुल चुका था और उसने निर्माण से बोला, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, मैं कल तुमसे मिलती हूँ। और वह घबराती हुई वहाँ से भाग गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतनी आसानी से वह अपने हाथ आया माल वापस नहीं करना चाहती थी। उसे या तो समझ में आ गया था कि निर्माण से अब वह कुछ निकलवा नहीं पाएगी, लेकिन जो सोना और कैश वह पहले लेकर आई है उसे वह किसी भी कीमत पर अपने हाथ से निकलने नहीं देगी। इसके लिए उसे जो करना पड़ेगा वह करेगी। दोस्तों, यह कहानी फ़िलहाल यहीं तक। क्या निर्माण सृजन से अपना पीछा छुड़ा पाएगा या फिर सृजन कोई नई चाल चल देगी? क्या सच में ऑनलाइन शादी में इस तरह से कोई ठगी हो सकती है? क्या निर्माण सृजन के चंगुल से छूट जाएगा या फिर वह किसी नए जाल में फंस जाएगा? जानने के लिए इंतज़ार कीजिए, जल्द ही इसका अगला भाग पब्लिश कर दिया जाएगा। और अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।